कैसल रॉक के छोटे शहर का शेरिफ एलन पैंगबोर्न लापता लड़के हेनरी डीबर की खोज अकेले ही जारी रखता है। पुलिसकर्मी शहर के बाहरी इलाके में जंगल में उस जगह का निरीक्षण करने के लिए पहुंचता है जहां बच्चे को अंतिम बार देखा गया था, लेकिन हेनरी के वहां कोई निशान नहीं है। वह एक पल के लिए आराम करने के लिए बैठ जाता है। शेरिफ खाली जमी हुई झील को देखता है। अचानक एक अजीब सी आवाज गूंजती है और जब वह धीमी हो जाती है तो हेनरी डीबर जीवित और स्वस्थ जमी हुई झील के बीच में प्रकट होता है। इस घटना को 27 साल बीत चुके हैं। कैसल रॉक अपना शांत जीवन जीना जारी रखता है। प्रसिद्ध शॉशैंक जेल का वार्डन डेल लेसी 30 साल की सेवा के बाद अपने काम के अंतिम दिन सेवानिवृत्त होने की तैयारी कर रहा है। बूढ़ा आदमी अपनी अंधी पत्नी के लिए नाश्ता तैयार करता है, उसे अलविदा कहता है और चला जाता है, लेकिन लेसी जेल में नहीं जाता है। इसके बजाय वह जंगल की झील की ओर चला जाता है। रस्सी का एक सिरा अपनी गर्दन के चारों ओर बांधता है और उसे एक पेड़ से बांध देता है और बिना किसी हिचकिचाहट के रईस पेडल दबाता है और कार अपने मालिक के साथ चट्टान से नीचे गिर जाती है। टेरेसा पोर्टर डिप्टी वार्डन दिवंगत डेल लेसी की जगह लेने के लिए जेल पहुंचती है। लेसी शॉशैंक की ऑफिस वह अपने नए कार्यस्थल से परिचित हो जाती है और जेल के इतिहास को जानती है। पिछले सभी वार्डन का अजीब अंत हुआ है और कोई भी बुढ़ापे तक जीवित नहीं रहा, लेकिन टेरेसा किसी और चीज के बारे में अधिक चिंतित है। शॉशैंक लंबे समय से भीड़ भाड़ वाला है और कैदियों को जिम में भी रखा जा रहा है। अधिकारी जेलेस्की टेरेसा पोर्टर को ब्लॉक अफेयर्स के बारे में बताता है कि उसे 87 में आग लगने के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन अगर इसे साफ कर दिया जाए तो ब्लॉक में कई दर्जन कैदियों को रखा जा सकता है। उनकी पहल के लिए जेलेस्की को परित्यक्त ब्लॉक में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति होने का काम सौंपा गया है। इसकी स्थिति की जांच करें और बिस्तरों की गिनती करें। गार्ड जंग लगे ताले को काटता है और विंग की जांच करता है, जिसमें आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार लगभग 30 वर्षों में प्रवेश नहीं किया गया था। लेकिन अचानक अधिकारी को धूल की मोटी परत में पुरुषों के जूतों के ताजा पैरों के निशान दिखाई देते हैं। जेलेस्की जूतों के निशानों का पीछा करता है। निशान जेलेस्की को एक हैच तक ले जाती है। वह उसे खोलता है और अंदर झांकता है, जिससे उसका वॉलेट अंदर गिर जाता है। इसलिए उसे निकालने के लिए अंदर जाना पड़ी दिखता है। अंदर गार्ड को एक कुर्सी, एक किताब और सिगरेट के बट का एक डिब्बा मिलता है। ये बहुत ही संदिग्ध लगता है, लेकिन जेलेस्की के पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं है। अंधेरे कोने से एक पिंजरे में बंद आदमी उसे घूरता है और भयभीत गार्ड कुएं से बाहर निकलने के लिए दौड़ता है। शॉशैंक में एक आपातकालीन निरीक्षण शुरू होता है और सभी कैदियों का पता लगा लिया गया है, लेकिन कोई भी यह नहीं समझ पा रहा है कि एक अपंजीकृत कैदी जेल में कैसे पहुंच गया। लड़के को काल कोठरी से पूछताछ कक्ष में लाया जाता है, लेकिन वह अधिकारी के सवालों का जवाब नहीं देता है या अपने आस पास किसी पर भी प्रतिक्रिया नहीं करता है। जेलेस्की कैदी को शॉवर में ले जाता है और फिर सबूत इकट्ठा करने के लिए तहखाने में लौटता है। सबूत का मुख्य टुकड़ा सिगरेट के बट का डिब्बा है। इसे टेरेसा पोर्टर के कार्यालय में भेजा जाता है और अपने पूर्ववर्ती के बट से उनकी तुलना करने के बाद उसे पता चलता है कि यह लेसी ही था जिसने लड़के को बंदी बनाकर रखा था। किसी भी आधिकारिक अभिलेखागार या डेल लेसी के व्यक्तिगत रिकॉर्ड में कैदी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उससे मेल खाते लापता व्यक्तियों के बारे में कोई फिंगरप्रिंट या डेटा भी नहीं है। टेरेसा पोर्टर को चिंता है कि यह घटना शॉशैंक जेल को नुकसान पहुंचा सकती है और उसके करियर को बर्बाद कर सकती है। वह सभी को अवांछित ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए भयानक डिस्कवरी के बारे में चुप रहने का आदेश देती है। यह स्थिति जेलेस्की को डराती है। वह अच्छी तरह से जानता है कि जेल में भयानक चीजें होती हैं और उसे संदेह है कि लड़के को आसानी से निपटाया जा सकता है। टेरेसा व्यक्तिगत रूप से रहस्यमय कैदी से पूछताछ करती है और पहली बार जब वह लंबे समय के बाद बोलता है तो लड़का हेनरी ड्वेयर नाम बताता है, लेकिन स्थानीय गार्ड निश्चित रूप से जानते हैं कि यह कैदी का नाम नहीं है। यह एक पूरी तरह से अलग व्यक्ति का था जो कभी कैसल रॉक में रहता था। इस बीच शिकागो में हेनरी ड्वेयर अदालत के सामने मौत की सजा पाने वाली एक महिला का बचाव करने की कोशिश करे रहते हैं। कैसल रॉक छोड़ने के बाद वह इस तरह के मामलों में विशेषज्ञता रखने वाला एक सफल वकील बन गया। इस परीक्षण में वकील जीतने में विफल रहता है और वह अपने क्लाइंट से आखिरी बार मिलने के लिए जाता है। उसके अंतिम शब्द सुनते हुए हेनरी को वह दिन याद आता है जब शेरिफ एलन पैंगबोर्न ने उसे पाया था। उस पल से पहले की हर चीज हेनरी की याददाश्त से मिट चुकी है। टेरेसा हेनरी डाइवर की फाइल का अध्ययन करती है और अपने निर्णय की पुष्टि करती है कि वह इस पेचीदा कहानी में वकील को शामिल नहीं करेगी। उसका डिप्टी इस निर्णय का समर्थन करता है और मामले को जल्दी से खत्म करने के लिए रहस्यमय कैदी को एक खतरनाक अपराधी के साथ रखने का सुझाव देता है। ऑफिसर जेलेस्की नेताओं के बीच बातचीत को सुनता है। उसने गुमनाम रूप से हेनरी ड्वेयर को फोन किया
और उसे एक पिंजरे में बंद लड़के के बारे में बताता है जो अपना नाम नहीं बताता है, और हेनरी को चेतावनी देता है कि अगर वह नहीं आता है तो कैदी को जल्द ही एक भयानक अंत का सामना करना पड़ेगा। कुछ दिनों बाद हेनरी अपनी लंबी अनुपस्थिति के बावजूद कैसल रॉक में आता है। लोग उसे सड़कों पर पहचानते हैं और फिर भी उसे उसके पिता की मौत के लिए दोषी ठहराते हैं। जानी पहचानी सड़कें हेनरी की उस दिन की यादों को ताजा कर देती हैं। शेरिफ एलन पैंगबोर्न उसे झील पर पाया। उससे पहले की हर चीज हेनरी के लिए खाली रह गई, जिसमें यह भी शामिल है कि वह अपने लापता होने के दौरान कहाँ था। हेनरी की दत्तक माँ रूथ अपनी बीमारी के कारण उसे तुरंत नहीं पहचान पाती है। वह स्मृति लोप से पीड़ित है। हालांकि उसका नया प्रेमी शेरिफ एलन तुरंत पहचान लेता है कि इस समय उसके सामने कौन खड़ा है। रहस्यमय कैदी बच्चा अपने सेल में अकेला बैठा है और पास में एक चूहे को देखता है। वह अपने दिमाग की शक्ति से उसे चूहे के जाल के पास जाने के लिए मजबूर करता है। हेनरी सीधे जेल जाता है। टेरेसा उसे अपने कार्यालय में आमंत्रित करती है और दावा करती है कि काल कोठरी में कोई लड़का नहीं मिला। वह वकील को आश्वस्त करती है कि फोन कॉल किसी की शरारत थी और वह सुरक्षित रूप से शिकागो लौट सकता है। लेकिन हेनरी जानता है कि यह एक झूठ है और बाहर निकलते समय वह जेलेस्की से आंखें मिलाता है। पुरुष एक दूसरे को पहचानते हैं लेकिन यह नहीं दिखाते। रात हो जाती है। अधिकारी जैसी मॉनिटर पर अपनी जगह लेता है। अचानक वह देखता है कि नए कैदी का सेल खाली है और वह किसी अन्य कैमरे में भी दिखाई नहीं देता है। बच्चा एक सेकंड बाद फिर से दिखाई देता है, लेकिन अब गलियारे में कैमरों पर वह सीधे गार्ड की ओर देखता है और कैदी के पीछे जेलेस्की अपने सहकर्मियों के शवों को देखता है। जेलेस्की अलार्म बजाता है और अपराधी को रोकने के लिए ऑफिस से बाहर निकलता है, लेकिन गलियारे में पता चलता है कि गार्ड के सभी सहकर्मी जीवित हैं। मॉनिटर पर दृश्य केवल एक दृष्टि थी और बच्चा पूरी तस्वीर पाने के लिए अपने सेल से बाहर नहीं निकला। हमें कैसल रॉक की स्थापना से थोड़ा पीछे जाने की आवश्यकता है। कैसल रॉक एक अजीब शहर था और हमेशा ऐसी घटनाएं होती थीं जो निवासियों को सिहरन पैदा करती थीं। अंत में शहर में एक भी घर नहीं बचा था जहां कोई भयावह घटना नहीं घटी हो। अजीब मामले के विवरण का पता लगाने की कोशिश में हेनरी डीबर पूर्व जेल वार्डन के घर जाता है। वह अंधी महिला को अपना नाम नहीं बताता है और वह वकील की मदद करने के लिए खुशी से सहमत हो जाती है और उसे अपने पति के ऑफिस में ले जाती है। लेकिन जैसे ही उसका पड़ोसी फोन पर महिला को बताता है कि उसके घर में कौन घुसा है, विधवा हेनरी से कहती है कि वह चला जाए और अपनी उपस्थिति से उसका अपमान न करे। दूसरी ओर जेल में जेलेस्की चुपके से लड़के से मिलने आता है और अछूते भोजन की ट्रे को इकट्ठा करता है। अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश करता है कि उसे दृष्टि क्यों मिली, लेकिन बच्चा चुप रहता है। डेल लेसी के रहस्यमय कैदी की खबर शेरिफ तक पहुंचती है। वह टेरेसा को एक बार में पाता है और उसे एक अजीब घटना के बारे में बताता है जो उसके साथ 30 साल पहले हुई थी। तब रात की शिफ्ट के दौरान उसने डेल लेसी की कार रोकी और वार्डन ने उसे बताया कि उसे शैतान मिल गया है। खुद लेसी ने शैतान को पिंजरे में बंद कर दिया और उस क्षण से कैसल रॉक में भयावहता आखिरकार बंद हो गई। लेकिन अगर टेरेसा लड़के को रिहा कर देती है तो शहर एक बार फिर अंधेरे में डूब जाएगा। शेरिफ के साथ बातचीत के बाद टेरेसा और उसका डिप्टी कुएं में उतरते हैं। वह समझने की कोशिश करती है कि दयालु और सम्माननीय लेसी ने युवा लड़के को बंदी क्यों रखा और उसे इस समस्या को कैसे हल करना चाहिए। अब टेरेसा का डिप्टी बच्चे के पास आता है और उसे सबसे खतरनाक कैदी के साथ एक सेल में रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि अपराधी जेल को अवांछित मेहमान से छुटकारा दिलाएगा। पहले तो सब कुछ योजना के अनुसार होता है। लड़के की चुप्पी से पड़ोसी चिढ़ जाता है और लड़ाई शुरू करने का कारण ढूंढता है, लेकिन बच्चा उकसावे पर प्रतिक्रिया नहीं करता है। वह केवल आदमी से उसे न छूने के लिए कहता है। उसे आश्वासन देता है कि यह उसके लिए अच्छा होगा। हेनरी एक बार में शाम बिताता है। जेलेस्की वहां पहुंचता है और वकील चुपके से अधिकारी को एक नोट देता है जिसमें उसे उस रात फोन करने के लिए कहा जाता है। पुरुष मिलने में कामयाब हो जाते हैं और जेलेस्की वकील को सूचित करता है कि उसे 2 दिनों से कैदी के ठिकाने का पता नहीं है। हेनरी क्रोधित हो जाता है और जिला अटॉर्नी को शामिल करने का वादा करता है, लेकिन गार्ड अपनी नौकरी के डर से गवाह के रूप में काम करने से इनकार कर देता है। इससे हेनरी डर जाता है। उसे संदेह होने लगता है कि लड़के ने केवल खुद पर भरोसा करते हुए कैद पीड़ित के बारे में कहानी गढ़ी होगी। हेनरी शॉ शंकों में घुसने का एक रास्ता खोजता है। वह एक चर्च मिशन के साथ एक बाइबल पाठक के रूप में प्रस्तुत होता है। उसी समय जब समूह का दौरा होता है, गार्ड खतरनाक कैदी के शरीर को बिना किसी घाव के खोजते हैं। मेडिकल परीक्षक जेल वार्डन को रिपोर्ट करता है कि यह व्यक्ति एक गंभीर बीमारी से मर गया था, लेकिन वह इस बात से हैरान है कि उन्होंने पहले इस बात पर ध्यान कैसे नहीं दिया। चोटों के कारण वह बिस्तर से बाहर नहीं निकल पाता। हेनरी के पास यह स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है कि जेल में उसकी यात्रा ने एक बार फिर कोई परिणाम नहीं दिया, लेकिन जेलेस्की वकील को यह साबित करने में सफल हो जाता है कि कैदी की कहानी सच है।
वह बच्चे को कुछ सेकंड के लिए बाहर छोड़ देता है। हेनरी कैदी को संक्षिप्त निर्देश देता है और एक तस्वीर लेता है जिससे उसे दोपहर के भोजन के दौरान कैदी तक पहुंचने की अनुमति मिलती है। बच्चा जेल के नियमों को तोड़ता है, वह खड़ा होता है और विपरीत दीवार जेलेस्की कैदी को वश में करने और उसे उसकी सीट पर वापस लाने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि कोई और नहीं सुन सकता। वह लड़के को वकील का संदेश देता है जिसमें उसे थोड़ी देर और इंतजार करने के लिए कहता है, जबकि हेनरी जेल अधिकारियों से निपटता है। जेलेस्की हेनरी को बताता है कि क्या हुआ। अपनी अगली गुप्त बैठक के दौरान वकील ने गार्ड से कैदी के करीब जाने के लिए कहा ताकि उसके बारे में और अधिक जानकारी मिल सके। बदले में उसने जेलेस्की को लॉ स्कूल में प्रवेश दिलाने में मदद करने का वादा किया, जबकि वह डेल लेसी मामले में पुलिस से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था। हेनरी को पता चला कि उसके बचपन के दोस्त मॉली को हिरासत में लिया गया है। वकील ने जमानत के बाद लड़की को समय पर रिहा होने में मदद की ताकि वह दिमाग पढ़ने की अपनी क्षमता का उपयोग करके टीवी शो में दिखाई दे। मॉली को अपने दोस्त के बारे में वह सब कुछ पता चल गया जो वह ड्राइविंग के दौरान सोच रहा था। उसने उसकी मदद के लिए आभार व्यक्त करते हुए शॉशैंक कैदी के बारे में सच्चाई का खुलासा किया, जिसने दर्शकों को चौंका दिया। रहस्योद्घाटन के बाद टेरेसा पोर्टर ने खुद हेनरी से संपर्क किया और उसे अपने ऑफिस में आने के लिए कहा। वार्डन ने वकील को स्कैन की गई जानकारी के साथ एक पतला फोल्डर दिया जो उसने लड़के को देने के लिए कहा और एक समझौता प्रस्ताव दिया। शॉशैंक कैदी को $3 लाख भुगतान करेगा और वह आधिकारिक तौर पर इस मैटर को छोड़ देगा। वे इसे गलत गिरफ्तारी कहेंगे। हेनरी अपने क्लाइंट को टेरेसा के प्रस्ताव के बारे में अपनी पहली मुलाकात के दौरान बताता है। वह जोर देता है कि उन्हें पैसे लेने से मना कर देना चाहिए और साबित करना चाहिए कि यह कोई दुर्घटना नहीं थी बल्कि एक वास्तविक अपहरण था। लेकिन इनमें से कोई भी उस बच्चे से संबंधित नहीं था। उसने वकील से हेनरी डाइवर के लापता होने और 30 साल पहले उसके पिता की मौत से सीधे संबंधित अजीब सवाल पूछे। जेलेस्की अपना काम जारी रखता है, लेकिन शॉशैंक में तनाव उस दिन और अधिक बढ़ गया जब गार्ड अपने सहयोगियों के व्यवहार और सभी कैदियों के साथ उनके दुर्व्यवहार से नाराज होता है। बच्चा भी हैरान है। टेरेसा पोर्टर्स का डिप्टी लड़के को डराने की कोशिश करता है ताकि उसके अतीत के बारे में सच्चाई जान सके और वह कैसे कैद में आ गया। लेकिन इस बार कैदी चुप नहीं रहता। वह भगवान के बारे में एक अजीब भाषण देता है जो वार्डन को गहराई से परेशान करता है। उसे शाम जेलेस्की हेनरी को पाता है और नियमों को अनदेखा करते हुए वह सबके सामने वकील के पास जाता है और उसे बातचीत के लिए बाहर आने को कहता है। जेलेस्की हेनरी के हाथ में पिंजरे का चित्र थमाता है और उसे शॉशैंक के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए कहता है। जेल में अराजकता बहुत दूर तक बढ़ गई है। वह गवाही देने और सभी उल्लंघनों को उजागर करने के लिए सहमत हो जाता है। जेलेस्की की हालत उस दिन खराब हो जाती है। वह अपने सहकर्मियों से बात करना बंद कर देता है और बच्चे से गुप्त मुलाकातों के दौरान वादा करता है कि जल्द ही वे दोनों इस शापित जगह से बाहर निकल जाएंगे। हेनरी को संदेह होने लगता है कि उसके क्लाइंट का रहस्य किसी तरह 30 साल पहले जिले में हुई घटना से जुड़ा है। वकील को उसके लापता होने के बारे में लेख और नोट्स मिलते हैं, लेकिन तब से कोई और विवरण सामने नहीं आया है और आधिकारिक रिकॉर्ड खो गए हैं। केवल एक चीज है, हेनरी अपने अपहरण में संदिग्धों में से एक का पता खोजने में कामयाब हो जाता है जिसकी संलिप्तता कभी साबित नहीं हुई। हेनरी गवाह से व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए उस आदमी के वन गृह में गवाह से व्यक्तिगत रूप से मिलने जाता है। बूढ़ा आदमी अपने आगंतुक को तुरंत नहीं पहचानता है, लेकिन जब हेनरी उसका नाम बताता है तो बूढ़ा आदमी उसे अभिलेखागार से चुराया हुआ एक फोल्डर देता है। वह लड़के को अपने घर में देखकर खुश होता है और उम्मीद करता है कि हेनरी को याद होगा कि क्या हुआ था और वह अपनी बेगुनाही की पुष्टि कर सकता है। हेनरी एलन को बूढ़े आदमी के साथ हुई बातचीत के बारे में बताता है, लेकिन शेरिफ ने उसे सच्चाई की तलाश बंद करने के लिए कहा। वह स्वीकार करता है कि अपने अंतिम क्षणों में डॉर सीनियर ने उस व्यक्ति का नाम बताया जिसने उसे चट्टान से धक्का दिया था और वह व्यक्ति खुद हेनरी था। हेनरी को कैसल रॉक लौटने का पछतावा होता है और वह जेलेस्की को बताता है कि वह केस छोड़कर शिकागो वापस जा रहा है। ये खबर आखिरकार गार्ड को पागल कर देती है। वह अपनी सर्विस पिस्तौल निकालता है और उन सभी सहकर्मियों को मार देता है जो उसे पागल कर रहे थे। उसी समय हेनरी टेरेसा के ऑफिस के पास है। गार्ड जेलेस्की को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जेलेस्की घोषणा करता है कि वह आईएपी चाहता है, लेकिन जेल वार्डन के आदेश से पागल गार्ड को बाहर निकाल दिया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सच्चाई कभी शॉशैंक की दीवारों से बाहर न जाए। हेनरी अपनी मां के घर में एक निगरानी प्रणाली स्थापित करता है ताकि बीमार महिला सुरक्षित रहे। वह एलन के फोन पर ऐप डाउनलोड करता है और उसे महिला पर नजर रखने के लिए कहता है जब वह दूर हो, लेकिन हेनरी को अपनी योजना बदलनी पड़ती है।
उसे सूचित किया जाता है कि उसके क्लाइंट को रिहा कर दिया गया है, लेकिन उसका कोई घर या परिवार नहीं है। वकील को बच्चे से मिलने और यह पता लगाने के लिए मजबूर किया जाता है कि उसके साथ आगे क्या करना है। पहले वह कैदी को डॉक्टर के पास ले जाता है, लेकिन परीक्षण करने के बाद क्लिनिक मरीज को भर्ती करने से मना कर देता है, क्योंकि कोई गंभीर समस्या नहीं पाई जाती है। मॉली अपनी दोस्त की मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। वह बच्चे को अपने स्टूडियो में रहने के लिए आमंत्रित करती है, जब तक हेनरी चीजों को सुलझा नहीं लेता है। दोनों ने युवक को अंदर बंद कर दिया और वादा किया कि वह अब पूरी तरह से सुरक्षित है और कोई भी उसे नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन यह वह नहीं था जिसकी उन्हें रात में चिंता करने की जरूरत थी। बच्चा रात के समय कैसल रॉक में घूमने के लिए अपने छिपने की जगह से निकल जाता है। वह एक साधारण घर की ओर आकर्षित होता है, जहां एक बच्चे की जन्मदिन की पार्टी जोरों पर है। जैसे ही लड़का परिवार के पास आता है, मूड बदल जाता है। जश्न एक त्रासदी में बदल जाता है और बच्चों के गीतों के बजाय अगले दिन घर से चीखने और रोने की आवाजें आती हैं। अगले दिन जब मॉली की दोस्त जैकी टॉरिन स्टूडियो में आती है, तो बच्चा पहले ही अपने स्थान पर लौट चुका है। इस बीच हेनरी और उसका परिवार एक पुल की ओर जाता है, जिसे शेरिफ एलन पैंगबोर्न को समर्पित किया जा रहा है। लेकिन यह कार्यक्रम एक और घटना से प्रभावित होता है। रूथ वास्तविकता पर अपनी पकड़ खो देती है और सबके सामने पानी में कूद जाती है, बिना यह समझे कि उसके सामने कौन है। जैकी टॉरेंस अपने नए साथी के साथ अंतहीन बातें करती है, लेकिन 1 घंटे के भीतर वह मदद के लिए मॉली को बुलाती है। अजीब आदमी छत पर चढ़ गया है और नीचे आने के उसके अनुरोध का जवाब नहीं देता। मॉली लड़के के पास चढ़ जाती है, लेकिन उसके दिमाग में विचारों के बजाय कुछ गड़बड़ महसूस करती है। वह इतिहास में कैसल रॉक में रहने वाले लाखों लोगों की चीखें सुनती है। लड़की हेनरी के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है। वकील सोचता है कि यह सब बकवास है, लेकिन उसके पास बच्चे को अंदर जाने देने और उसके रहने के लिए एक अलग जगह खोजने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। हेनरी मेहमान को ले जाता है, अपने पिता के गैराज में जाता है और कुछ समय के लिए वहीं रहने की पेशकश करता है। लेकिन युवक के व्यवहार से हेनरी एक बार फिर डर जाता है। बच्चा पियानो पर वही धुन बजाता है जो हेनरी के पिता बजाया करते थे। एलन पुल पर लौटता है। शेरिफ रूथ के साथ जो हुआ उसके लिए खुद को दोषी मानता है और अपने नाम की पट्टिका को हटाना चाहता है। उसी समय उसकी जेब में फोन बजता है और बूढ़ा आदमी एक नोटिफिकेशन देखता है कि घर में कोई है। शेरिफ घर भागता है और यार्ड में उसे रात का आगंतुक मिलता है। यह वही लड़का है जिसे डेल लेसी 30 साल पहले अपनी कार में लेकर आया था और उसे शैतान कहा था। लड़का एक दिन भी बूढ़ा नहीं हुआ है। एलन पूर्व वार्डन द्वारा शुरू किए गए काम को खत्म करने के लिए अपनी बंदूक उठाता है, लेकिन बच्चा बूढ़े आदमी से जल्दबाजी में काम न करने के लिए कहता है। वह रूथ को बचाने और उसकी मानसिक स्थिति को बहाल करने का वादा करता है, जबकि हेनरी अपने पिता का पालन पोषण कर रहा है। बच्चा मृतक के सामान के सूटकेस में तलाशी लेने पर उसे एक पुराना वीडियो कैमरा मिलता है। टेप में एक सीनियर की अपने बेटे के साथ सैर की रिकॉर्डिंग है। फिर वह एलन से मिलता है और उसे वह कार खोजने का निर्देश देता है जिसमें डेल लेसी उसे 30 साल पहले जेल लेकर आया था। बूढ़ा आदमी लड़के को बताता है कि कार लंबे समय से कबाड़ खाने में है, लेकिन बच्चे को कोई समस्या नहीं दिखती और वह एलन से मांग करता है कि वह उसे घर में वापस लाने का कोई तरीका खोजे। बच्चा ऐसे व्यवहार करता है जैसे वह उस जगह का मालिक हो। वह डी का सूट पहनता है और अपना म्यूजिक प्लेयर चालू करता है। जब रूथ घर लौटती है और अजनबी को देखती है तो उसे बुरा महसूस होता है। महिला अपने बेटे से आग्रह करती है कि सूट यहाँ नहीं होना चाहिए। उसके पति को इसमें दफनाया गया था। उसे लगता है कि चीजें बहुत आगे बढ़ रही हैं। हेनरी आगंतुक से छुटकारा पाने का फैसला करता है। वह उसे एक मनोचिकित्सा क्लिनिक में ले जाता है और उसे देखभाल करने वाले कर्मचारियों के हाथों में छोड़ देता है। लेकिन अगले ही दिन बच्चा वापस घर लौट आता है। एलन अपने पुराने दोस्त की कार पाता है और ड्राइवर को यह खबर देकर उसे क्षतिग्रस्त वाहन देने के लिए मना लेता है। वह वापस बच्चे की ओर मुड़ता है, लेकिन युवक गंभीर रूप से घायल होकर दरवाजे पर दिखाई देता है और ऐसा लगता है कि अब उसे रूथ को बचाने की कोई इच्छा नहीं है। बूढ़ा आदमी महिला को खोजने के लिए घर में भागता है और यह जानने के लिए कि उसके साथ क्या हुआ। वह बिखरा हुआ सामान और लाल दाग देखता है, लेकिन रूथ उस समय कहीं नहीं मिलती। और इस सीरीज का पहला पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। गाइज, अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो प्लीज नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताएं। कैसे जेलर ने एक बच्चे को छुपा करे खुद ने आत्महत्या करे ली, लेकिन वकील द्वारा बच्चे को रिहा करने के बाद पूरे शहर में दहशत का माहौल बनता जा रहा है। क्या यही बच्चा कैसल रॉक की बर्बादी का कारण है? फर्स्ट पार्ट का लिंक कमेंट सेक्शन में है। आगे हमें देखते हैं कि सरीप यह जानने के लिए अंदर जाता है कि रुथ के साथ क्या हुआ। वह बिखरा हुआ सामान और लाल दाग देखता है, लेकिन रूथ उस समय कहीं नहीं मिलती क्योंकि रुथ खलिहान में चुपचाप अपनी बंदूक लोड कर रही थी। जब बच्चा घर लौटा तो उसकी नसें काफी हद तक खिंच गईं। रूथ ने सोचा कि उसने उसमें अपने दिवंगत पति को देखा है। जंगल में आग लगने के बारे में एक न्यूज रिपोर्ट क्लिनिक ने
महिला को वास्तविकता में वापस ला दिया और उसे एहसास हुआ कि इस मेहमान ने उसके परिवार के लिए एक गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। उसे अपने पति के गुप्त भंडार में बंदूक मिली, लेकिन उसमें गोलियां नहीं थीं। अजीब लड़का रूथ की कल्पना से कहीं अधिक डरावना था। उसने न केवल वरिष्ठ डीवर सूट पहना था, उसने उसे मृत व्यक्ति की तरह ही व्यवहार करना शुरू कर दिया। बच्चा वह सब कुछ जानता था जो केवल परिवार का मुखिया ही जान सकता था। उसने रूथ को डांस करने के लिए इनवाइट किया और उसने रुथ के सभी सवालों के सही जवाब दिए, जिससे साबित हुआ कि वह घर में पहली बार नहीं आया है। रूथ ने अजनबी के साथ खेलने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसने उसकी चिंता देखी और उसे शामक दवा दी। लेकिन महिला बच्चे को धोखा देने और गोलियां ढूंढने और खुद को बचाने के लिए उससे बचने में कामयाब रही। आखिरकार उसकी याददाश्त ने रूथ को उस गुप्त भंडार का पता लगाने में मदद की जिसमें गोलियां छिपाई हुई थीं। वह खलिहान में बंदूक लोड करती है और इंतजार करती है, सांसों में रुकावट के साथ। जब कदमों की आहट खतरनाक ढंग से उसके करीब आती है तो वह ट्रिगर खींचती है और शरीर के फर्श से टकराने की आवाज सुनती है। लेकिन जब वह देखती है तो यह कोई अजीब अजनबी नहीं है जो वहां पड़ा हुआ है, वह एलन का शरीर है। मॉली के नए निवासियों ने कैसल रॉक में घर खरीदा है। कपल ने डेल लेसी का घर खरीदा और वहां एक होटल खोलने की योजना बनाई। बेसमेंट में उन्हें सैकड़ों पेंटिंग्स मिली जो पूर्व मालिक ने पेंट की थी, और हर कैनवास पर कपल को एक ही युवा बच्चे का चेहरा दिखाई देता है। सभी पेंटिंग दीवारों पर अपनी जगह लेगा दी जाती है। घर के लोग और दंपति होटल फॉर्च्यून की स्थापना के लिए वापस लौटते हैं। सौभाग्य से उन्हें पहले ही दिन कस्टमर मिल जाते हैं। पहले मेहमान उसी दिन होटल के लिए सफलता का वादा करते हुए आए थे, लेकिन घर के मालिक गॉर्डन ने इस कार्यक्रम को एक अजीब तरीके से मनाने का फैसला किया। उसने आने वाले मेहमानों की बेरहमी से हत्या कर दी। घर पर हेनरी को एक बार फिर बच्चा मिला। बच्चा वकील को अपने साथ बुलाता है और उसे दिखाता है कि एलन का शरीर अभी भी खलिहान में फर्श पर पड़ा हुआ है। बच्चा हेनरी से कहता है कि उसने 27 साल तक उसका इंतजार किया है और अब उन्हें जंगल में जाना चाहिए। लेकिन तभी वहां पुलिस आ जाती है तो बच्चा पीछे के दरवाजे से भाग जाता है। पुलिस को लगता है यह एक अन्य योजना है और अजीब लड़का उस रात समस्याओं से निपटने के लिए हेनरी को अकेला छोड़कर भाग जाता है। हेनरी अंततः अपने रहस्यमय कैदी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए डेल लेसी के घर में घुसने का फैसला करता है। आदमी तहखाने से प्रवेश करता है और ऊपर लिविंग रूम में जाता है जो बंद किया हुआ था। रहस्यमय लड़के का चित्रों में होना यह दृश्य हेनरी को बहुत अजीब लगता है, लेकिन एक पेंटिंग विशेष रूप से उसका ध्यान आकर्षित करती है। इसमें वकील बच्चे को उसी मुद्रा और उन्हीं कपड़ों में देखता है जिसमें हेनरी को घर के मालिक के गायब होने के दौरान फ्लायर पर चित्रित किया गया था। तभी मकान मालिक वहां आ जाता है और वह और उसकी वाइफ मिलकर हेनरी को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन हेनरी बाहर भागने में सफल हो जाता है, जहां जैकी टॉरेन अपने प्रसिद्ध चाचा की तरह उसके बचाव में आती है। लड़की एक कुल्हाड़ी के साथ उत्कृष्ट है। मॉली इस बात से अनजान है कि उसके दोस्तों के साथ क्या हो रहा है। मॉली घर लौटती है और वह बच्चे को घर की सीढ़ियों पर बैठा हुआ पाती है और वह उससे कहता है कि केवल वह ही उसकी मदद कर सकती है क्योंकि वह उसे अच्छी तरह से जानती है। मॉली को समझ नहीं आता कि वह किस बारे में बात कर रहा है, लेकिन वह मेहमान के पीछे ऊपर जाती है और उसकी बात सुनने के लिए सहमत हो जाती है। बच्चा लड़की के कमरे और उसके बारे में सब कुछ बताता है और बचपन के बारे में भी विस्तार से बताता है। वह यह नहीं छिपाता है कि वह यह सब कैसे जानता है। लड़का अपने दोस्त से रिवर्स्ट करता है कि वह वहां था उसकी दुनिया में जब उसका जीवन एक और वास्तविकता में समाप्त हो गया था। वह बच्चा जो हेनरी डीवर के सामने अल्जाइमर के लिए अपनी अभिनव दवा पेश कर रहा है जिसे उसने अपनी मां के इलाज के लिए बनाया था। युवक को दुर्भाग्यपूर्ण खबर मिलती है कि उसके पिता के साथ कुछ भयानक हुआ है, इसलिए हेनरी को कैसल रॉक वापस लौटना होगा। शहर और उसका घर उन लोगों से अलग नहीं है जहां वर्तमान हेनरी गोताखोर लौट आया था, लेकिन इस हेनरी के जीवन में इस दुनिया में कई अंतर हैं। मॉली भी है हेनरी की सबसे अच्छी दोस्त और इन्होंने ने एक बार में एक शाम बिताई। लड़का इस बारे में बात करता है कि कैसे उसकी माँ अब पूर्व शेरिफ एलन पैंगबोर्न के साथ रहती है, जिसे उसने कई साल पहले अपने वरिष्ठ के लिए छोड़ दिया था। रात को घर में बिजली चली जाती है और हेनरी को नीचे फ्यूज देखने नीचे जाना पड़ता है। ब्रेकर को ढूंढने के लिए बेसमेंट में गया, लेकिन बिजली के पैनल के साथ उसे कुछ और भी मिला, एक पिंजरा जिसमें बंद एक बच्चा था। लापता हेनरी गोताखोर। पुलिस और सामाजिक सेवाएं घटनास्थल पर पहुंची। लड़के की जांच की गई, लेकिन उसने नाम के अलावा कुछ नहीं बताया। इस बीच हेनरी को अपने पिता के टेप स्पष्टीकरण के साथ मिले। उसके पिता ने बताया कि कैसे एक किशोर लड़का उसके दरवाजे पर आया और दावा किया कि वह आदमी उसका दत्तक पिता था और उसका नाम हेनरी डीवर था। आदमी ने फैसला किया
कि शैतान ने बेटे को वापस करने की उसकी प्रार्थना के जवाब में लड़के को भेजा था, जिसे रूथ ने छीन लिया था। और बुराई से बचाने के लिए डीवर सीनियर ने किशोर को एक पिंजरे में बंद कर दिया और कई वर्षों तक उसे वहीं रखा, जब तक कि वह मर नहीं गया। हेनरी मॉली के लिए टेप बजाता है, लेकिन लड़की को यकीन है कि यह सब बूढ़े आदमी की बीमारी का परिणाम है। फिर वह दोनों लड़के से मिलने का फैसला करते और घटनाओं के बारे में उसके संस्करण को जानने की कोशिश करें। लेकिन पुलिस स्टेशन में आग लग जाती है और किशोर को दूसरी स्टेशन ले जाया जाता है। मॉली और हेनरी लड़के से मिलते हैं, लेकिन वह अजीब व्यवहार करना जारी रखता है। वह जोर देकर कहता है कि उसका नाम हेनरी डीवर है और उन्हें तत्काल जंगल में जाने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत कम समय बचा है। पुलिस लड़के को मॉली के पास छोड़ने के लिए सहमत हो जाती है, लेकिन वे अधिकारी जलस्की को उन्हें ले जाने के लिए नियुक्त करते हैं। हालांकि मॉली ट्रेन के सामने से भागते हुए काफिले से भागने में सफल हो जाती है। लड़के को जंगल और उसकी शक्ल के बारे में सच्चाई को उजागर करना था, लेकिन किशोर बिना कोई स्पष्टीकरण दिए जंगल की ओर भागता है। हेनरी और मॉली उसका पीछा करते हैं, लेकिन लड़का अचानक रुक जाता है, जैसे कि वह दो दुनियाओं के बीच फंस गया हो। मॉली उसके विचारों को पढ़ने और देखने में सफल हो जाती है कि युवा हेनरी क्या कर रहा है और क्या देख रहा है। लेकिन जब वह घटनाओं को देख रही होती है तो अधिकारी जलस्की उनके पीछे दिखाई देता है। लड़का आगे जंगल में भाग जाता है, मॉली भी उसके पीछे जाती है। जलस्की हेनरी गोताखोर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय अधिकारी की बंदूक से गलती से गोली चल जाती है और मॉली अपनी आंखें बंद करके जमीन पर गिर जाती है। मॉली अपने दोस्त से किशोरी को वापस लाने में मदद करने के लिए कहती है। फिर कुछ अजीब होता है। हेनरी अलग अलग युगों के लोगों को देखता है जिन्होंने इस जंगल में अपना जीवन समाप्त कर लिया है। अचानक सब कुछ गायब हो जाता है और वह खुद को उसी स्थान पर अकेला पाता है। लेकिन अब बर्फीली सर्दियों के बीच वह भागता है बेहतर दृश्य पाने के लिए चट्टान, और शेरिफ एलन पैंगबोर्न को लड़के को ढूंढते हुए और उसे हेनरी कहकर बुलाते हुए देखते हैं। बच्चा अपनी कहानी खत्म करता है। वह स्वीकार करता है कि लगातार कई दिनों तक उसने अपनी दुनिया में वापस जाने का रास्ता खोजने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। डेल लेसी को पता चला उसमें डेविल है और लेसी ने लड़के ने अगले 30 साल शाशैंक जेल के बेसमेंट में बिताए और उसे पिंजरे में बंद कर दिया। डेल लेसी ने उच्च शक्तियों के निर्देशों के इंतजार में 30 साल बिताए। एक समय पर उसने लड़के की पीड़ा को खत्म करने की भी कोशिश की, लेकिन उसके पास ऐसा करने का साहस नहीं था। अब इसके साथ आगे बढ़ें। बच्चे ने मॉली से मदद मांगी। उसने कहा कि उन्हें हेनरी को जंगल में ले जाने और हर चीज को उसकी मूल स्थिति में संग्रहित करने के लिए दुनिया के बीच मार्ग खोजने के लिए मनाने की जरूरत है। मॉली अगले दिन अपने दोस्त को सारी बातचीत बताती है। इस बीच बच्चा वरिष्ठ की कब्र पर जाने के लिए टाउन कब्रिस्तान जाता है। हेनरी मॉली से वादा करता है कि वे जंगल के बारे में कहानी पर बाद में चर्चा करेंगे और वह अपने बेटे को लेने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है। लेकिन होटल में घटना के कारण पुलिस ने वकील को हिरासत में ले लिया। टेरेसा पोर्टर नामक वार्डन मॉली के स्टूडियो में आती है। वह लड़की को एक मूर्ति देती है जो उसके घर में दिखाई देती है, जो रहस्यमय कैदी टेरेसा के लिए चेतावनी के रूप में काम करती है। कुछ गलत नहीं है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे से हटती है, मॉली के दखने में एक जेल बस ने वार्डन को टक्कर मार दी। पुलिस बच्चे को ढूंढती है और उसे स्टेशन भी ले जाती है, लेकिन लड़के की वहां ज्यादा देर रुकने की योजना नहीं है। पहले वह स्थिति में हेरफेर करता है ताकि वह और हेनरी एक ही सेल में बंद हो जाएं, और बाद में वह कैदियों को दंगा करने और सभी को खत्म करने के लिए उकसाता है। गार्ड 2 आदमी खाली विभाग से होकर गुजरते हैं जहां कोई भी स्टाफ सदस्य नहीं है। बच्चा जिंदा रहता है। बच्चा हेनरी को अपने साथ जंगल में आने के लिए कहता है, लेकिन जब वे किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाते तो वह बंदूक उठाता है और वकील को बच्चे की बात मानने के लिए मजबूर करता है। बंदी एक परिचित स्थान पर पहुंचे और हेनरी को वह दिन याद आता है जब उसने अपने पिता को चट्टान से धक्का दे दिया था। उसने खुद को और अपनी मां को पागल तानाशाह से बचाने के उद्देश्य से ऐसा किया था, जबकि बच्चे का ध्यान कुछ सेकंड के लिए हेनरी के हमलों से विचलित हो जाता है और उनसे मिलने के बाद पहली बार वह उससे बंदूक लेता है। लड़के का प्यारा चेहरा एक भयानक चेहरे पर विकृत हो जाता है और हेनरी को पता चलता है कि डेल लेसी सही थे। असली शैतान उसके सामने खड़ा है। 1 साल बाद हेनरी डावर अपने सामान्य जीवन में लौट आता है, लेकिन अब वह कैदियों का बचाव नहीं करता है, बल्कि वह भूमि के मुद्दों से संबंधित केस को निपटता है। वह कैसल रॉक में रहता है और अपने माता पिता के घर में रहता है, अपनी माँ और एलन की कब्रों और एक अन्य गुप्त स्थान पर जाता है। हेनरी हर शाम परित्यक्त शॉशैंक जेल में घुस जाता है और कुएं में उतरता है और अपने कैदी को खाना खिलाता है, जबकि उसके पूर्ववर्ती वकील वहां नहीं रहता है। बच्चे की बातें सुनने के लिए पिंजरा है, क्योंकि हेनरी डिवर को अभी भी यकीन नहीं है कि वह सही काम कर रहा है या नहीं।
इसी के साथ सीरीज का पहला सीजन समाप्त हो जाता है दोस्तों। अगर आपको इसका सेकंड सीजन चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।